हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल लाइफ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्याम सुंदर है। ये बहुधा घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरे गांव की कंपनी बंद हो गई थी और जॉब के लिए मुझे दूसरे गांव की कंपनी में जाना पड़ा था। पहले तो मैं कुछ दिन अपनी नौकरी की तलाश में भटकता रहा, लेकिन आजकल किस्मत मुझसे नाराज थी। जहां भी जाता इंटरव्यू में कोई ना कोई दिक्कत निकल ही जाती। फिर मेरी मुलाकात हमारे गांव के एक बाबा से हुई तो उन्होंने मुझे घाटी के एक काम के बारे में बताया। दरअसल वहां काम करने वाले लोगों को एक और कर्मचारी की जरूरत थी। काम इतना था कि मुझे उस घाटी पर निगरानी रखनी थी कि कहीं कोई मजदूर निकम्मा होकर आराम तो नहीं कर रहा। साथ ही कभी कभार मेरी नाइट ड्यूटी भी निकल जाती। मैं इस काम को करने के लिए मैं तुरंत ही राजी हो गया और फिर मैं अपने इंटरव्यू के लिए गया तो उन्होंने मुझसे कुछ अजीब सवाल पूछे, जैसे कि क्या मैं भूत प्रेत में विश्वास करता हूँ और क्या मैं किसी डरावनी चीज को देखकर दुम दबाकर भाग जाता हूँ। इन चीजों के उत्तर मैंने काफी संभल कर दिए और मुझे इंटरव्यू में परफेक्ट बताकर जॉब दे दी गई। उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि मुझे जॉब जो मिल गई थी, लेकिन इत्तेफाक से उन्होंने मुझे नाइट ड्यूटी का काम सौंप दिया, जिससे मैं बेहद हताश हो गया। और जब मैंने ये बात अपनी पत्नी ललिता को बताई तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता ना करें, ये सब भी जल्दी बीत जाएगा। कहीं ना कहीं इस बात से मुझे काफ़ी खुशी मिली। उसके बाद मुझे उसी रात निकलना था अपनी जॉब के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद काम के लिए निकल पड़ा। अब देर रात हो गई थी और लगभग 10 बजे के बाद मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, इसलिए मैं टाइम रहते ही ड्यूटी पर पहुंच गया। तभी मैंने देखा कि रात के समय में वहां का सारा सामान खुला पड़ा था। मुझे कुछ चीज़ें भी दी गई थी, जैसे कि हाथ में एक लंबी मजबूत लकड़ी, पीने का पानी और एक लंबी चौड़ी टॉर्च, साथ ही एक छोटा सा रूम और साथ एक इमरजेंसी कॉल भी वहां पर लगा हुआ था, जिस लाइन से कनेक्ट होकर मैं वहां की जानकारी देता रहता। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन कुछ देर के लिए मेरी आंख लग गई थी। वो क्या था कि उस घाटी के पास ठंड का जमावड़ा कुछ ज़्यादा ही था, तो कम्बल ओढ़े मेरा शरीर गर्म हो गया और इसी बीच कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने आंख खोली तो मुझे एक आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी आदमी की थी, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि उस डरावनी जगह पर इतना ज़्यादा सन्नाटा था कि कोई परिंदा भी अपने पर ना मार सके। वहाँ किसी आदमी का होना तो लगभग ना के बराबर था। फिर ये आवाज़ किसकी थी? और कुछ देर तो मैं उस घाटी के इधर उधर देखने लगा। टॉर्च की रोशनी भी मारी, लेकिन कोई दिखा नहीं। लिहाजा मैं अपनी नींद में एक वहम मानकर वापस से रूम में आ गया। किसी तरह डरते सहमते मैंने वो रात निकाल दी, लेकिन वो आवाज़ मेरे जहन से निकल ही नहीं रही थी। अब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि रात को कुछ तो ऐसा हुआ था। सुबह होने के बाद मैंने रात की पूरी जानकारी उस घाटी के ओनर को बता दी और फिर अपने घर लौट गया। उसके बाद मुझे पता चला कि रात के समय वहाँ एक से ज़्यादा लोग ड्यूटी कर सकते हैं। और उसी दिन मुझे अपने दोस्त अमित और रोहन का कॉल आया था और उन दोनों ने ये बताया था कि उन्हें भी किसी जॉब की ज़रूरत है और ये सही मौका था डर को दूर भगाने का। समय रहते ही मैंने उस घाटी पर काम करने वाले ठेकेदार को फ़ोन किया तो उसने भी उन दोनों को इंटरव्यू मीटिंग के लिए बुला लिया। उसी दिन उन दोनों को भी सिलेक्ट कर लिया गया और खुश नसीबी से उनकी ड्यूटी भी रात की थी। अब मुझे इस काम को करने में कोई ऐतराज़ नहीं था। साथ ही साथ मेरे साथ वो लोग काम करने वाले थे जिनको मैं बचपन से जानता था, तो काम करने का एक अलग ही मज़ा था। फिर अगली रात मैं और अमित और रोहन हम तीनों शाम को खाना वाना करने के बाद उस घाटी के लिए निकल गए। घाट की दूरी यहाँ से कुछ ज़्यादा थी तो हम बाइक लेकर निकलते थे। उस दिन ड्यूटी पर जाते समय रोहन अपनी बाइक लेकर आया था, लेकिन अमित के पास कोई बाइक नहीं थी, तो ऐसे में अमित और मैं हम दोनों मेरी बाइक पर बैठकर निकले थे। जाते समय तो हमें कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन पूरी ड्यूटी खत्म होने के बाद सुबह के 4 बजे रोहन और अमित को जल्दबाजी होने लगी। उन्हें घर लौटना था, इसलिए मैं उनके साथ ही निकल गया। जब हम सुबह रूम से निकले थे तो हमने देखा कि आज बाहर धुंध कुछ ज़्यादा ही थी। कोहरे की वजह से सामने कुछ ठीक से नजर नहीं आया। अमित और मैं हम दोनों तो पहले ही उस धुंध के बादलों को चीर कर निकलने लगे, लेकिन तभी रोहन की बाइक खराब हो गई, जिस कारण हमें उसका वेट करना पड़ा। अब मैं और अमित रोहन का इंतजार करते हुए सड़क के किनारे खड़े हो गए। कुछ देर के बाद रोहन ने बताया कि उसकी बाइक स्टार्ट हो गई है और वो निकल रहा है। इसके बाद हमने भी सोचा कि अब हमें भी निकलना चाहिए और तभी रोहन की बाइक हमें ओवरटेक करते हुए आगे निकल गई। तभी हमने देखा कि रोहन की बाइक के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मैं और अमित रोहन के पीछे बैठे उस आदमी को देख हैरत में पड़ गए। और इतनी सुबह सुबह आखिर कौन होगा जो पैदल बीच सड़क पर सफ़र कर रहा हो। उसके बाद मैंने अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ा दी ताकि मैं देख सकूं रोहन के पीछे बैठा ये बूढ़ा आखिर है कौन। जैसे मैंने अपनी बाइक को रोहन से आगे निकाला तो उसने भी अपनी बाइक की स्पीड को कम कर दिया। फिर मैंने बगल में बाइक रोकने का इशारा किया।
उस समय धुंध तो कुछ ज्यादा ही छाई हुई थी, तो साफ साफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी रोहन ने अपनी बाइक को हमारे पीछे रोका, तो मैंने रोहन को ठंड से कांपती आवाज में कहा, अरे भाई, अपनी बाइक के पीछे किसी को बैठा रखा है क्या? रोहन इतना सुनते ही रोहन ने कहा, किसकी बात कर रहे हो यार? लगता है तुम मेरी फिरकी ले रहे हो। मैंने तो बाइक के पीछे किसी को नहीं बैठाया। और वो हंसने लगा। रोहन ने अपना हाथ पीछे घुमाया तो रोहन का हाथ उस आदमी के शरीर के आर पार हो गया। यह देखकर तो मैं पूरा हिल गया। मेरा शरीर डर से थरथराने लगा। 1 मिनट के लिए तो मेरी सांस बैठ गई। फिर जब अमित ने भी इस नज़ारे को देखा तो उसे भी घबराहट होने लगी। अमित ने मुझे बाइक निकालने को कहा तो मैंने तुरंत ही बाइक वहां से आगे बढ़ा दी और रोहन की ओर एक बार भी पलट कर नहीं देखा। अब हमारी बाइक उस घाटी की गहराई वाली जगह को पार कर चुकी थी जहां ज्यादा कोहरा और धुंध छाई हुई थी। तभी रोहन की बाइक फिर से हमें ओवरटेक करने लगी, पर इस बार जब हम लोग उस कोहरे को चीरते हुए उसके अंदर से बाहर निकले तो हमें अब सामने का रास्ता हल्का हल्का दिखाई देने लगा था। तभी रोहन ने कहा, अरे अमित भाई, जानते नहीं हो क्या कि बाइक के ऊपर 3 जनों का बैठना सरकार के रूल के विरुद्ध है? रोहन ने इतना कहा ही था कि मैंने पीछे पलट कर देखा, लेकिन हम दोनों के अलावा बाइक की सीट तो खाली पड़ी थी। मुझे लगा कि रोहन हमारी भी फिरकी ले रहा होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर मेरी नज़र बाइक के साइड मिरर में पड़ी तो मेरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया, मानो मेरी सांसें गले में ही अटक गई, क्योंकि रोहन के पीछे बैठा वो भूत अब मेरी बाइक पर सवार था। उस मिरर में उसकी शक्ल ढंग से तो नहीं देख पाया, लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह यकीन कर चुका था कि ये तो वही प्रेत है। और फिर अमित के कहने पर मैंने बाइक की स्पीड को और बढ़ा दिया। फिर मैंने एक बार भी ना तो पीछे मुड़कर देखा और ना ही अपनी बाइक के साइड मिरर में देखने की हिम्मत की। लेकिन उसके बाद हमारी बाइक का संतुलन बिगड़ने लगा और बाइक डगमगाने लगी। एक तो ठंड, ऊपर से ठंड ने मुझे हताश कर दिया था। फिर अचानक ही बाइक एक पेड़ से टकरा गई और जैसे बाइक पेड़ से टकराई वैसे ही मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मेरे ऊपर से अमित और हमारी बाइक भी सड़क पर घसीटती हुई चली गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि हम दोनों को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला और हम बीच सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़े थे। शायद रोहन आगे निकल गया था तो उसे कैसे पता चलता कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि सड़क पर हमारी बाइक उसी तरह गिरी हुई थी और वो बाइक के बगल में बैठा था। अमित का जिस्म खून से सना हुआ था और वो तेज तेज सांस खींच रहा था। आखिरी बार था जब मैंने उस सड़क के नज़ारे को देखा था, क्योंकि उसके बाद मैं दर्द को सह नहीं पाया। और एक बार फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि अब मैं अस्पताल में था और उस अस्पताल में हम दोनों का उपचार चल रहा था। हमारे बगल में रोहन बैठा था और उसके बाद रोहन ने बताया कि जब हम काफ़ी देर बाद भी उस कबीले के पास नहीं पहुंच पाए तब उसे इस बात की भनक लग गई थी कि हम खतरे में हैं, और समय रहते उसने मुझे और अमित दोनों को गाँव के अस्पताल में पहुँचा दिया और इस तरह हमारी जान बच गई। कुछ लोगों ने बताया कि उस घाटी के रास्ते पर एक प्रेत घूमता है जो वहां रात में काम करने वाले लोगों को तंग करता है और बाइक जैसी चीजों का अक्सर वो पीछा करता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।